नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज फिर से हम बात करने वाले हैं गजा की, जिस पर कब्जे को लेकर नेतन्याहू की जिद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही कि वो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया से भी दुश्मनी मोल लेने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो गजा पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेना चाहते हैं। इस बीच खबर क्या आई है? इस बीच खबर ये आ रही है कि कई ऐसे मुल्क जिन्होंने अभी तक फ़िलिस्तीन को मान्यता कि एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में नहीं दी थी, वो भी सितंबर में बहुत जल्द इस पर फैसला लेने जा रहे हैं कि वो मान्यता देने जा रहे हैं। कौन से मुल्क हैं? लेकिन क्या सितंबर में अगर यूएन में ये मामला जाता है तो वहाँ से क्या फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाएगी, एक देश के रूप में मान्यता दी जाएगी? क्या पिछली बार जो अमेरिका ने वीटो लगाने का काम किया था वैसा इस बार तो नहीं होने वाला? बहुत सारी चीज़ें हैं। नेतन्याहू के ऊपर क्या प्रेशर बना हुआ है और नेतन्याहू क्या इस प्रेशर को झेल पाएंगे? इन्हीं चीज़ों को समझने वाले हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से सीधे समझते हैं। सबसे पहले तो सर नेतन्याहू की बात कर लेते हैं, जो इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि अब वो पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हो गए, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये नेतन्याहू ने करीब 4 लाख इजरायली सैनिकों का एक रिज़र्व बटालियन है जिसको तैनात करने का फ़ैसला किया है। ये जो नेतन्याहू का फ़ैसला है पूरी दुनिया और इज़राइल के अंदर, यानी कि इज़राइल के अंदर भी और बाहर भी काफ़ी मतलब इसको शिद्दत से देखा जा रहा है कि अगर ये ऑफेंसिव चला, यानी कि ये सैन्य अभियान चला, तो इसके नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं और इसके बाद क्या गाज़ा या गज़ा जो भी कहिए आप, उसकी सूरत या सीरत हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें गज़ा की, वो कभी भी इज़राइल की जो ये मेन लैंड है जहाँ पर यहूदी बस्ती आई थी स्टार्टिंग में 1950s में, तो 1950s के बाद कभी ये इलाका उस तरह से यहूदियों के कंट्रोल में नहीं रहा। ठीक है। इसको एक हमेशा एक जो स्ट्रिप थी, ये जिसको गाज़ा स्ट्रिप भी बोलते थे, ये हमेशा वहाँ पर ऑलरेडी जो फ़िलिस्तीन माइग्रेट हुए थे यरूशलेम से, बेथलेहम से और हेब्रोन से, वो सब लोग इधर आए थे। तो ये कभी भी मतलब इट वाज नेवर ए लैंड फॉर द जूज़ एज़ पर द रिकॉर्ड। लेकिन अब अगर यहाँ पे एक ऑफेंसिव चलता है, एक अभियान चलता है, तो इसके बाद फिर यहाँ की पॉपुलेशन का क्या होगा, जो करीब करीब 1.5 मिलियन है। क्या वो जॉर्डन जाएंगे, मिस्र जाएंगे, या फिर अमेरिका उनके लिए कोई व्यवस्था करेगा? और ऐसे में फिर सवाल ये भी उठता है कि भाई आप इतना बड़ा सैन्य अभियान चलाएंगे तो बंधकों का क्या होगा, जो इजरायली होस्टेजेस हैं? क्योंकि इस बात का भी कहीं ना कहीं आशंका है कि भाई जब आप हमास से डायरेक्ट लड़ाई लड़ोगे तो बंधक भी मार देगा आपके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है कि घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और इस बात जो सबसे मतलब दुखदाई खबर ये है कि इस पूरी लड़ाई में, जद्दोजहद में जो मासूम बच्चे हैं वो मर रहे हैं। लेकिन दुनिया का प्रेशर बना हुआ है और दुनिया के प्रेशर के बावजूद भी अगर नेतन्याहू ऐसा कर रहे हैं तो उनको इसके कॉन्स, प्रोज कॉन्स सब तो पता ही है। हाँ, वो पता है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई हम फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और फ्रांस ने भी ऐसा कर चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी ये भी कुछ ना कुछ हक की आवाज़ उठा रहे हैं फ़िलिस्तीन के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका का कहीं ना कहीं नेतन्याहू को लगता है कि देर सवेर, जैसा उनके पुराने सैन्य अभियानों को भी ये मिलता रहा है समर्थन, कि अमेरिकन सपोर्ट मिल जाएगा लास्ट में, और उस अमेरिकन सपोर्ट के बलबूते पर वो इस अभियान को आगे जारी रख पाएंगे। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अगर ये मुल्क सितंबर में ये प्लान कर रहे हैं कि ये सभी मुल्क की बात कर रहे हैं, सितंबर में यूएन की मीटिंग होगी, जो एनुअल मीटिंग होती है। हाँ, तो ये प्लान कर रहे हैं कि हम मान्यता देंगे, तो ये अपने स्तर पर, जैसे भारत ने 1988 में ही मान्यता दे दी थी, तो क्या ये अपने स्तर पर मान्यता देंगे या यूएन में फिर, क्योंकि वीटो लगाया था अमेरिका ने पिछले साल। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये प्रस्ताव आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी मुल्क, जब एक मुल्क अस्तित्व में आता है, उस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए यूएन असेंबली के अंदर। दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसके पक्ष में प्रस्ताव पास होने चाहिए। अब सिक्योरिटी काउंसिल में ये है कि अमेरिका ने अगर वीटो कर दिया तो फिर एक मुश्किल है। तो लेकिन एक चीज़ और समझिए कि यूएन में प्रस्ताव पास होना एक अलग बात है, ग्राउंड पर अलग सिचुएशन बनना फ़िलिस्तीन के हक में, या जो भी ये मामला दोनों के मुल्कों के बीच में सुलझे, वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि यूएन का दबाव ऐसा अभी
इसराइल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, ये कर रहे हैं, जो जो उनकी प्लानिंग है, जो उससे लगता है कि शायद ये जो उनका ऑफेंसिव है ये होके रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर ये करते हैं और अभी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम हथियार सप्लाई करते हैं तो हम हथियार नहीं देंगे, हम रिश्ते तोड़ लेंगे, हम जैसे ब्रिटेन ने कहा कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हम रद्द करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या इसके इतर भी इसराइल के ऊपर कोई प्रेशर कई सारे मुल्कों के द्वारा बनाया जा सकता है, आपको लगता है? देखिए, कोई प्रेशर अगर आप कितनी भी प्रेशर टैक्टिक बना लो इसराइल के ऊपर, अब जो होना तो हो चुका। आप हथियार आपने तब दिए इसराइल को जब उसको ज़रूरत थी, अब क्या ज़रूरत है? अब तो उसको गाज़ा में हमास से लड़ना, जिसके पास ऑलरेडी उसकी पावर नहीं है हमास की। ईरान के साथ लड़ाई ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी, लेबनान के साथ ख़त्म हो चुकी, हूतीस काफ़ी नुकसान पहुंच चुका। अब इसराइल की लड़ाई किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ है। अब हमास के जो लड़ाके हैं वो बहुत कम संख्या में हैं, उनके पास उस तरह के हथियार अब नहीं बचे, रॉकेट्स नहीं बचे। तो ऐसे में जर्मनी का ये कहना कि हम हथियार नहीं देंगे, हम फलाना नहीं देंगे, अब उसका कोई रिलेवेंस है नहीं। ठीक है, रेलेवेंस नहीं, तो प्रेशर बनेगा नेतन्याहू पर? नहीं बनेगा? नहीं, प्रेशर तो है दुनिया में, ये प्रेशर तो है दुनिया का इसराइल के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल इस प्रेशर में आएगा। इसराइल अपना काम करेगा। अब देखिए, 5 ऐसे लोग मारे गए। अल जजीरा ने दावा किया कि वो जर्नलिस्ट थे। इसराइल का कहना ये था कि थे जर्नलिस्ट बट दे आर वर्किंग फॉर द हमास, वो हमास के लिए काम कर रहे थे। तो हमने तो बिल्कुल जो किया है सही किया है। तो अब प्रेशर बने या ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि इसराइल को कहीं ना कहीं बैकडोर उसने अमेरिका को इत्तला दी है, बताया है कि जो मेरा सैन्य अभियान है, जिसमें करीब करीब 4 लाख सैनिक वो यूज़ करेगा, ये जारी रहेगा। और गाज़ा को एक तरह से पूरी तरह परमानेंट जो एज ए थ्रेट महसूस करता है इसराइल, उसको गाज़ा को एक मतलब उसके पूरी डेमोग्राफी, पूरी उसके पॉलिटिकल एक पूरी शेप, वो सब कुछ बदलना चाहता है। चलिए, ठीक है। तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप बताइएगा कि क्या इज़राइल और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया के प्रेशर को झेल पाएंगे और झेल जाएंगे, और उसके बावजूद गाज़ा में कार्रवाई की जाएगी? और जहाँ तक ये कई मुल्क जो ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में कह रहे हैं, तो क्या इससे भी कुछ बदलाव यहाँ पर हो सकता है? आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद।